नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 की काव्य खंड से शीर्षक घर की कविता का सेकंड पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने इस कविता का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कविता का पहला वीडियो आप देख सकते हैं। इस कविता को भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ये जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण 3 साल की सजा जेल में काट रहे थे, तो उन्हें जब घर की याद सता रही थी तो उस पीड़ा के भाव को इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो आज हम इस वीडियो में उस कविता का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं घर की याद कविता का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सावन महीने की रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो इस बारिश को देखकर मिश्र जी जो जेल में है अभी, उनको अपनी घर की याद बहुत ही ज़्यादा सताती है। तो उस याद को ही इस कविता में उन्होंने व्यक्त किया है। और मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि कवि के 4 भाई और 4 बहन हैं, वो सभी एक साथ घर पे है और उनको कवि की बहुत याद आ रही है और उनके माता पिता को भी, और साथ ही कवि भी अपने घर के सभी सदस्यों को याद कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे की कविता। कवि क्या कहते हैं। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अभागा का मतलब होता है भाग्यहीन। सोने पे सुहागा मतलब अत्यधिक प्यार स्नेह करना। सोने पे सुहागा, यहाँ पे कवि ने एक कहावत का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। अब कवि ये कह रहे हैं कि वो अपने पिता के 5वें पुत्र हैं और वे जिसे उनके पुत्र सोने पे सुहागा मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को अभागा मान रहे हैं। कवि जैसे यहाँ पे है 5वां मैं हूँ अभागा, कि मैं 5वां पुत्र हूँ लेकिन मैं अभागा हूँ, कहने का मतलब मैं भाग्यहीन हूँ। वैसा क्यों कह रहे हैं, नीचे है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। स्वर्ण बेटे मतलब सोने के जैसा सुंदर बेटा, हेटे का मतलब होता है छोटा या तुच्छ। तो कवि यहाँ पे कह रहे होंगे पिताजी जो हमेशा अपने 5वें पुत्र से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसके प्यार में हमेशा बहते रहते हैं। ये जो लिखा ना, प्यार में बहते रहते हैं, लेकिन आज जो उनका सोने जैसा बेटा है, आज वो उनके सामने तुच्छ हो गया है, इसलिए वो अपने आप को भाग्यहीन अभागा मान रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो जेल में है। जिस बेटे से वो बहुत ही ज़्यादा स्नेह रखते थे, अपने छोटे बेटे को एकदम स्वर्ण के जैसा मानते थे, वे आज उनके लिए तुच्छ हो गया। ये कवि ऐसा सोच रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। तो यहाँ पे माँ उनके पिता से कह रही है, किस तरह से कह रही है कि जब उनके पिता के आंखों में आंसू आए होंगे कवि को याद करते हुए, तो उनकी माँ उनके पिता को ढांढास बंधाते हुए किस तरह से समझाई होगी। उसको कवि ने कहा है कि जब उसकी याद में उसके पिता के आंखों से आंसू आए होंगे, तब उनके दुख का एहसास करते हुए भी अपने मन को, क्योंकि माँ है ना, माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा। माँ जो होती है वो अपने दुखों को सामने जताती नहीं है, वो अपने अंदर रोक लेती है, और उसे ही रोकते हुए वह अपने पति मतलब कवि के पिता से कहा होगा कि आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, कि आप अपने आंखों से क्यों आंसू बहा रहे हो। वो तो भवानी, कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, उन्हें घर में भवानी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भवानी तो वहाँ अच्छा है, आप क्यों रोते हो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपना
पन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा ही मन समझकर और तुम्हारे जैसा ही आपका मन और आपका ही अपनापन पाकर ही तो वो देश की आज़ादी के ही खातिर जेल में गया है। उसने आपका यह तुम्हारी लीक मतलब अनुकरण करना, वह तुम्हारी ही परंपरा जिसको कहते हैं लीक या अनुकरण करना, कि तुम्हारी ही उसने तुम्हारा ही तो अनुकरण किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो तो ठीक ही है। और यदि वह जेल जाने के डर से भाग खड़ा होता तो मेरी कोख को शर्मसार करता, ऐसा वो उसकी माँ कह रही है, इसलिए आप चिंता ना कीजिए। और आगे कह रही है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। तो कह रहे हैं कि वो देश की आज़ादी की खातिर ही जेल गया है और उसने तुम्हारा ही अनुकरण इस परंपरा को ही निभाया है, तो तुम इसमें डर क्यों रहे हो, रो मत। अगर वो इस चीज़ से डर के अपने पाँव पीछे हटा देता तो मेरी कोह को शर्मसार करता, मतलब अपनी माँ की ममता को शर्मसार कर देता है। इसीलिए इस तरह से आप अपना दिल छोटा मत करो, आप डरो नहीं। अगर आप रो पड़ोगे तो घर में जो बच्चे हैं वो भी रो पड़ेंगे। इस तरह से उसकी माँ उसके पिता को ढंढास बंधा रही है। अब कवि आगे कहते हैं, पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और कह रहे हैं कि पिताजी कह रहे हैं, जब उसकी माँ ऐसा समझा देती है तब पिता कहते हैं कि मैं कहाँ रोता हूँ, अपना धीरज मैं नहीं खो रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ कि मेरा पुत्र देश की आज़ादी की खातिर जेल में है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पवन, तुम बरस लो वो ना बरसे, पांचवे को वो ना तरसे। पुण्य पावन, पुण्य पावन का मतलब होता है अत्यधिक पवित्र, और तरसे तरसना मतलब अभाव में किसी चीज की कमी में दुख होना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं किस चीज को संबोधित करते हैं, हरे सावन लिखा है, मतलब सावन महीने को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे हरियाली से भरी सावन, तुम सच में अत्यंत पवित्र हो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम खूब बरसो लेकिन वो ना बरसे। यहाँ पे वो अपने घर वालों को कह रहे हैं कि तुम तो खूब बरसो क्योंकि तुम हरियाली की प्रतीक हो, लेकिन मेरे घर वालों के आंखों से आंसू ना आए, मेरी यादों में वो अपने आंख से आंसू ना बहाए, पांचवे को वे ना तरसे। पांचवा मतलब स्वयं कवि खुद हैं, तो वो कह रहे हैं कि अपने पांचवे पुत्र को याद करके वो ना तरसे, वो मेरे अभाव में दुखी ना हो। फिर आगे कह रहे हैं, मैं मजे में हूँ सही है, घर में नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, यहाँ जेल में मैं मजे में हूँ, लेकिन मैं घर में नहीं हूँ, बस बात यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यही जो बस, ये जो विराम है वही तो सबसे बड़ा बस है, और इसी विराम में ही यहाँ सब अस्त व्यस्त है, मतलब नीरस है। विरस का मतलब नीरस, और इसी बस में ही मेरा जो जीवन है यहाँ पे नीरस आनंदहीन हो गया है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर हूँ। कवि यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि थोड़ी दुख की बात तो है, लेकिन सच में मैं यहाँ आनंद से ही हूँ, क्योंकि वो देश की आज़ादी के लिए गए हैं तो वहाँ पे वो आनंद का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ की कमी से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें घर की याद आ रही है। तो कवि जिस बात को केवल या थोड़ा सा कहकर टालना चाहते हैं, इसे केवल या थोड़े से तो न, सर्वथा सभी को भाने वाले आनंददायी सावन की बरसात के आनंद को भी नीरस बना देता है, उनका ये कहना है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, लेकिन सावन के माध्यम से वो अपने घर वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं, धीर यानी धीरज बंधाते रहना।
वो कह रहे हैं कि वह अपने पिता से उनका जो पांचवा पुत्र है जेल में है उसको ये न बताए कि वो किस तरह से है, बल्कि उन्हें ये कह के उन्हें धीरज बंधाना है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, मतलब अपने काव्य की रचना कर रहा हूँ और अपने काव्य की रचना करने में मैं मस्त हूँ। फिर कहते हैं काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ ये कहना और उनका नाम रोशन कर रहा हूँ ये भी कहना चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, कि अच्छा काम करते हुए ख्याति प्राप्त कर रहा है ऐसा उन्हें बताना। लोग उनको यहाँ बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए वे अपने पुत्र के बारे में किसी भी प्रकार का शोक ना करें। कहने का मतलब ये है कि जेल में रहते हुए भी कवि उनका नाम रोशन कर रहे हैं, अपने काव्य की रचना कर रहे हैं कि यहाँ जेल में भी उन्हें सभी लोग प्यार से रखते हैं ऐसा कहना, और मेरे को लेके या मेरे बारे में सोच के कोई भी चिंता या शोक व्यक्त ना करे, यह कहना वो सावन के माध्यम से कवि उनके घर वालों को संदेश दे रहे हैं। यहाँ पे भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और सावन को एक दूत बना के उन्होंने अपनी कविता में प्रभावी चित्रण किया है। अब कवि आगे कह रहे हैं और कहना मस्त हूं मैं, कांतने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और ये भी बताना कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ और सूत काटता हूँ, इससे मेरा वजन 70 शेर हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ भोजन बहुत अच्छे से करता हूँ। कातना, कातना का मतलब होता है तकिया चरखे से धागा बनाते हैं उसे ही कातना कहते हैं। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ना कहना अस्त हूँ मैं। ये भी कहना कि मैं यहाँ पे खेलता रहता हूँ और जो भी दुख है उसे दूर हटाते रहता हूँ। ठेलना का मतलब होता है दूर हटाना। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ना कहना अस्त हूँ मैं। अस्त का मतलब होता है डूबना। इस तरह से मैं यहाँ पे खेलता कूदता रहता हूँ, जो भी दुख है उसे मैं दूर करता रहता हूँ। मेरे घर में कहना कि मैं मस्त हूँ, यहाँ पे किसी भी दुख में मैं डूब नहीं रहा हूँ। इस तरह से वो सावन के माध्यम से अपने घर वालों को संदेश देना चाहते हैं। फिर कहते हैं हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब कवि यहाँ पे सावन को सावधान करते हुए कहता है कि वह उनके परिजनों को उसकी सच्चाई ना बताए, कि उन्हें ये न बताए कि उनका पांचवा पुत्र उन सबको याद करता हुआ यहाँ जेल में सर्वथा दुखी है, क्योंकि उनको उनकी घर की याद सता रही इसलिए दुखी है। लेकिन सावन के माध्यम से वो अपने घर वालों को ये बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मस्त हूँ। लेकिन फिर अंत में सावन को सावधान करते ये भी कह रहे हैं कि उनको ये मत कहना कि मैं उनको याद करके यहाँ जेल में दुखी हूँ। कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। और वे कह रहे हैं कि उसे रात में नींद नहीं आती, वे आदमी के डर से भागता हूँ, ये भी मत बताना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि किसी से बात न करता हुआ, वियोग जनित निराशा में डूबा हुआ चुपचाप रहता हूँ, कहीं इस सत्य को उनको ना बता देना कि कभी कभी उनके पांचवे पुत्र को स्वयं के बारे में भी भ्रम होने लगता है कि वह कौन है ना, खुद ना समझो कौन हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं खुद को भी नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ। बकना का मतलब होता है कहना, इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें मेरे सर्वथा यहाँ के दुखी और निराशा भरे जीवन के बारे में कोई शंका तक न होने देना। इस तरह से कवि सावन को दूध बना के अपने घर में ये संदेश देते हुए कह रहे हैं। फिर अंत में कहते हैं हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। फिर से सावन को कहते हैं कि हे सजीले, हे हरियाली भरी सावन, तुम बहुत ही पावन पवित्र हो, तुम खूब बरस लो यहाँ, लेकिन मेरे घर वाले ना बरसे।
और अपने पांचवें पुत्र को याद करके वो ना तरसे ना ही दुखी हो। मुझे याद करके मतलब अपने पांचवें पुत्र को याद करके उनकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि तुम कितना भी बरस जाओ। तो इस तरह से कवि अपने घर वालों को याद करते हुए इस कविता की रचना उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से की है। और साथ में यहाँ पे सावन को एक दूत के माध्यम से अपने घर में संदेश भिजवाया है कि उन्हें क्या क्या बताना और क्या नहीं बताना। तो ये जो कविता थी घर की याद पार्ट का सेकंड भाग था। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये कविता अच्छे समझ में आ गई है। तो आपके प्रश्न यहाँ से जो भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत ही अच्छे से उनके उत्तर को लिख सकते हो। अगर आपको इस कविता में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।